हेलो डियर, आपका अगले टॉपिक के अंदर बहुत बहुत वेलकम। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जी इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट दो तरह के अपने सिलेबस के अंदर है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। हिंदी में बोलेंगे साधारण ब्याज। तो अभी मेरे को थोड़े थोड़े टॉन्सिल फील हो रहे हैं, तो साथ के साथ तबीयत का भी ध्यान रखना है कि भाई हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते बीमार होना है। और बीमार हो भी गए तो देखो, वीडियो तो मैं बनाऊंगा क्योंकि थोड़े से दिन की बात है, वो तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते काम को रोकना। तो सावधानी की बात ये रहेगी कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, है ना, आप भी और मैं भी दोनों। तो टॉन्सिल है तो डायरेक्टली सीधा मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, सीधा काम की बात करते हैं, है ना। मोटिवेशन वगैरह, मोटिवेटेड आप हो ही, मुझे पता है, इतने आप समझदार हो कि आपको पता है कि आपका पढ़ना कितना ज़रूरी है इस टाइम पर। अगर इस टाइम नहीं पढ़े तो पीछे जितनी भी मेहनत की थी सारी बेकार जाएगी। ताकि एटलीस्ट वो यूज़फुल हो जाए, तो इन दिनों बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है चीज़ों को, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है इसके अंदर मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा और उन्हीं के थ्रू अपना सब कुछ हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का काम, ठीक है भाई। पूरे इंटरेस्ट के नहीं बोल रहा, उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, उसके अलावा इंस्टॉलमेंट्स होंगी दोनों, ठीक है, वो अलग होगा। चलिए जी, सबसे पहले एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं इस टॉपिक की। तो सिर्फ क्वेश्चन कराना पर्पज़ नहीं है। जिस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ, जिस तरीके से, जिस पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को देखने में अपने एग्ज़ाम में फ़ायदा होएगा वो हम डेवलप करेंगे। तो भले ही आपको ये आता है, भले ही आपको क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना, भले ही ज़्यादा स्पीड पर देखना पड़ जाए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है कि मान लो किसी बंदे ने आपसे 1000 रुपये लिए और वो आपको सिर्फ 1000 रुपये लौटा दे 1 या 2 साल बाद, तो आप बोलोगे भाई मेरे को क्या फ़ायदा तुम्हें रुपए देकर, मैंने तुम्हें 1000 रुपये दिए, तुमने 1-2 साल बाद मुझे 1000 रुपये लौटा दिए, इसका क्या फ़ायदा, मैं क्यों दूँ तुम्हें, कुछ तो मुझे फ़ायदा होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप उसको फीस चार्ज करोगे कि मैंने तुम्हें अपने रुपए दिए हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा दो, कुछ तो मेरा तो फ़ायदा हो, ये रुपए तो मेरे पास थे ही। आप उसको फीस चार्ज करोगे, या फिर आप ये बोल सकते हो आप उससे एक्स्ट्रा रुपए लोगे कि 1000 रुपये तो मुझे दो ही, कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी दे दो। तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो फीस है, जैसे स्कूल के अंदर हम फीस देते हैं कि भाई 1 महीने की 1000 रुपये, 1 महीने की 2000 रुपये, तो ये भी तय होएगी कि 1 महीने की कितनी फीस है, 1 साल की कितनी फीस है। तो उस चीज़ के लिए एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज रेट, कि किस रेट पर हम एक्स्ट्रा मनी ले रहे हैं, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे दर, ठीक है। मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, भले ही बेसिक चीज़ें हैं, मुझे पता है डायरेक्टली क्वेश्चन कराना मैं नहीं स्टार्ट कर सकता, ठीक है, उतना यूजफुल नहीं होंगी चीज़ें, तो सुनते रहो, मज़े लो, ठीक है। तो रेट जो है वो जनरली इस तरीके से होती है कि इतने % पर एनम, इसका मतलब होता है 1 साल की फीस बताई गई है, पर एनम यानी कि पर ईयर, प्रति वर्ष 10% प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल हमें 10% एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे अगर इतने रुपए हम लेंगे तो, या हम किसी को रुपए देंगे तो वो हमें 1 साल में 10% रुपए एक्स्ट्रा देगा। ये पर ईयर है, पर एनम, ठीक है। और 10% किसका, जितने भी रुपए बंदा उधार लेगा। क्यों, अगर हम फीस को फिक्स रख दें स्कूल की तरह कि 500 रुपये, 1000 रुपये, तो किसी ने 50,000 रुपये उधार लिए, किसी ने 50 लाख दिए, तो वो सेम थोड़ी देगा। तो इसलिए फीस हमारी जो है, हम जो एक्स्ट्रा मनी ले रहे हैं वो परसेंटेज में है कि जितने ज़्यादा रुपए लोगे उतने, उसके हिसाब से उतनी ज़्यादा फीस हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो बंदा जो है इस रुपये को 3 साल के अंदर लौटा रहा है। 1 साल में कितनी फीस थी, 1 साल में फीस थी कि भैया 10%, तो 3 साल में टोटल कितनी फीस हो जाएगी, पर ईयर 10% एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे। 1 साल बाद दोगे तो 10% दे दो, आधे साल बाद दोगे तो 5% दे दो, 1 साल की फीस है 10%, 2 साल बाद दोगे तो 20% दे दो, 3 साल बाद दोगे किसी से उधार रुपए लेके तो 30% उसको दो एक्स्ट्रा। तो 3 साल में फीस कितनी हो जाएगी, 10 × 3 30%, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो कैसे आया, 10% × 3, यानी कि रेट इनटू टाइम, टोटल इंटरेस्ट इन परसेंटेज। ये क्या है, ये है इंटरेस्ट परसेंटेज, कि कितने % ब्याज लगा। तो कितने % ब्याज लगा वो हमें पता लग जाता है रेट इनटू टाइम करके, कि भैया रेट कितनी है और टाइम कितनी। यहाँ पर मैं सालों की बात कर रहा हूँ, रेट पर ईयर होती है, टाइम भी ईयर्स में हो, तो ठीक है।
कि अगर 10% पर एनम रेट है, 3 साल की बात है, तो 10 दिए 30% ब्याज लग जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? 1 साल की 10%, 3 साल की 30%। क्लियर है? तो एक तो पहला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये नहीं है कि इसको रट के रखना है, ऐसा कुछ है, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट आपके दिमाग में मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके साथ नेक्स्ट एक और चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे एक फॉर्मूला भी है सिंपल इंटरेस्ट का, कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इसको यूज़ करेंगे। बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं जिनमें कभी ये यूज़ करना पड़ सकता है, अदरवाइज नहीं करना पड़ता। और रटने की क्या ज़रूरत है? मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट जो है वो कितने % लगता है, वो लगता है मेरे भाई इतने %। तो R इंटू टी % ऑफ किस चीज़ का? इतने %। ऑफ प्रिंसिपल यानी कि जो रुपए हमने उधार लिए। ठीक है, मूलधन। ये चीज़ें तो ऑफकोर्स आपको पता है, प्रिंसिपल मूलधन। तो R इंटू टी, अगर इसका R इंटू टी % निकालोगे तो क्या होएगा? R इंटू टी बटे में 100 इंटू पी। तो वही तो बात है, बस उसी चीज़ को ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ऐसे करके पढ़ाया जाता है, ये सेम चीज़ है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है। हाँ, इस फॉर्मूले से हम एक चीज़ और सीख पाते हैं, क्या? कि सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। इसका क्या मतलब है कि अगर आप प्रिंसिपल को डबल कर दोगे और बाकी चीज़ों को सेम रखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि दूध के ऊपर जो आपका एक्सपेंडिचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि दूध का प्राइस क्या है और दूध की कंजप्शन क्या है। हमने परसेंटेज में किया कि भैया प्राइस डबल होगा तो आपका खर्चा डबल हो जाएगा, कंजप्शन 3 गुना होगी तो आपका खर्चा 3 गुना हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर कहानी है, कुछ चीज़ों का जो प्रोडक्ट है वो तीसरी के बराबर है, नीचे 100 जो है वो तो कांस्टेंट है। तो प्रिंसिपल जितने गुना होगा सिंपल इंटरेस्ट भी उतने गुना हो जाएगा, रेट जितने गुना होगा सिंपल इंटरेस्ट भी उतने गुना हो जाएगा। अगर हमें कभी किसी क्वेश्चन के अंदर 2 सिचुएशन कंपेयर करनी पड़ी तो वो तब करेंगे, तब मैं बताऊंगा मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आर एंड टी, ये दूसरी बात है जो आपने ध्यान रखनी। ठीक है, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक आधे और कंसेप्ट भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा टाइम आने पर, उनके क्वेश्चन आने पर। अदरवाइज बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है, इसके सहारे ही बड़े से बड़े क्वेश्चन को डेफिनेटली हम कर लेंगे, इतना सिंपल टॉपिक है। तो एक बार स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चंस तो आप करोगे HW। यहाँ पर गिवन क्या है, एक बार थोड़ा सा दिमाग भी तो गर्म होना चाहिए, इंजन गर्म होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। रेट अगर 2% है, टाइम 5 साल है, तो 5 दूनी 10% ब्याज लगेगा। किसका? 2000 का। तो 2000 का 10% कितना होएगा? 200। ऐसे करके सारी वैल्यू निकाल लो। 5 चौके 20%, 6 चौके 24%। एक बार हाँ, अब आपको लग रहा है कि ये तो मैं निकाल ही लूँगा, फिर निकाल ही लोगे तो निकाल लो ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है, क्या दिक्कत है? कभी भी कैलकुलेशन से मत भागो, उसको कर लो यार, 1-2 मिनट में हो जाएगी। आगे बढ़ो, हमारी प्रैक्टिस होगी। तो इस सारे को करो आप, ठीक है? बाद में एनोटेशन में मेरे उत्तर आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 क्वेश्चन तो इसी स्क्रीन के ऊपर हो गए। तो मैं और आप मिल के ये क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, थोड़ा सा दिमाग गर्म होएगा, फिर आगे अपने एक्चुअल क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, और कई सारे मैंने यहाँ पर ईजी क्वेश्चन भी लिए हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी लिए हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव आपको देना चाह रहा हूँ तो कई जगह कुछ क्वेश्चन लेने ज़रूरी हैं, हर एक टॉपिक की तरह, वो आप जानते हैं। ठीक, चलिए जी देखो, तो यहाँ पर जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है वो चीज़ हमने निकालनी है। ठीक है, मेरे से पहले ट्राई करो, क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, बट ताकि मैं अपना नज़रिया आपको दे पाऊँ, एक बार सारे क्वेश्चन करते हैं। 16% रेट है और टाइम है 5 साल, तो 16 पंजे 80% ब्याज लगेगा। तो जो अमाउंट है, देखो ब्याज, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 80%। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है जो हमने एक्स्ट्रा चीज़ देनी है। अगर हमने कुछ रुपए लिए हैं तो उसका 80% जो है उतना एक्स्ट्रा देना है। तो जो हमने रुपए लिए हैं, कहाँ पर लिखो? यहाँ पर लिख देते हैं। जो हमने रुपए लिए हैं प्रिंसिपल, वो तो देने ही देने हैं और इंटरेस्ट भी देना है 80%। तो कुल मिलाकर हमने टोटल कितने रुपए देने हैं? 180%, 180%। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्रधन हिंदी के अंदर। तो 180% कैसे भी निकाल लो, इसका 80% इसके अंदर जोड़ दो या डायरेक्टली 180% निकाल लो।
इसका 10% कितना है, इसका 10% है जी 250। ओके जी। या फिर ऐसे करते हैं, इसका 1% कितना है, 1% के अंदर अगर आपको 1% पता है, उसके अंदर 35 से गुणा करोगे तो 35% आ जाएगा, 37 से गुणा करोगे तो 37% आ जाएगा। तो इसका 1% है 25, और हमने निकालना है 180%, तो 1% वाला बढ़िया है, 25 × 180, खत्म, आप निकाल ही लोगे। नेक्स्ट, रेट जो है दैट इज 33.33%, यानी कि ब्याज लग रहा है एक साल में 1/3, प्रिंसिपल का 1/3, तो 7 साल में कितना ब्याज लगेगा, 1/3 × 7, यानी कि 7/3, तो ब्याज लगेगा यहाँ पर 7/3। ठीक है, ये इंटरेस्ट है, 3 रुपये पर 7 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो हमने तो अब या तो आप ब्याज निकाल लो, इसका 7/3 टाइम्स कर दो, ब्याज आ जाएगा, लेकिन हमने तो अमाउंट निकालना है। 3 रुपये के ऊपर अगर 7 रुपये ब्याज लग जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 10, तो अमाउंट हो जाएगा 10/3, तो उसका 10/3 कर दो। क्लियर है भाई, ये वैल्यूज ऑफ कोर्स आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अगर 8 साल में 960 रुपये इंटरेस्ट बना है तो रेट कितनी है, तो रेट यानी कि हर साल कितने % ब्याज लग रहा था, हमने अपने दिमाग में ये नहीं रेट कितनी है, हर साल कितने % ब्याज लग रहा था उसको रेट बोलते हैं। तो ठीक है, तो 8 साल में कितना ब्याज लगा, 960 रुपये, तो 1 साल में कितना ब्याज लगा होगा, 960/8, इतना ब्याज लगा होगा, ये 1 साल का ब्याज है। तो ये जो 1 साल का ब्याज है ये कितने % है, 1 साल का जो ब्याज है ये कितने % है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल के 1% से डिवाइड कर दूंगा, 1% इसमें जितनी बार आएगा उतने ही, मान लो 30 आया यहाँ पर, मैंने 15 से डिवाइड किया 2, तो 15 जो है वो 30 के अंदर 2 बार आ जाता है, यानी कि 30 जो है वो 2% है, अगर 15 1% है तो 30 2% है, तो मैं 1% से डिवाइड कर रहा हूँ कि 1% इसमें कितनी बार आएगा, 5 बार आया तो ये 5%, 8 बार आया तो 8%, 3.5 बार आया तो 3.5%। क्लियर है, तो 1 साल में ब्याज लगा 960/8, टोटल इतना ब्याज लगा है, ये कितने % है इसका, तो आपको ऐसे नहीं करना, 8 से काटोगे तो भाई 120 आएगा कि 120/1500 × 100 नहीं, 1% से डिवाइड कर दो। बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन पता नहीं पड़ती है, ध्यान रखनी पड़ती है। तो दैट्स ऑल, 8 से काटूंगा तो 120 पर जाएगा, 15 से काटूंगा तो 8 पर जाएगा, रेट इज इक्वल टू 8%। नेक्स्ट, 20 साल में इतना ब्याज लगा, तो 1 साल में कितना ब्याज लगेगा, तो 1 साल में ब्याज लगेगा 1470 डिवाइडेड बाई 20, तो 1 साल में 20 इतना ब्याज लगा टोटल, जो भी ये उत्तर आएगा। तो ये कितने % है किसका, इसका 1% कितना है, ये लो, एक से डिवाइड कर रहा हूँ कि 1% इस पूरी वैल्यू के अंदर कितनी बार आ रहा है, देखते हैं। तो 21 7 0 से 0 गई, 7/2, 3.5%। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट, रेट है 5%, कितना टाइम लगा होगा, ठीक है, इतना ब्याज बनने में, तो रेट है 5%, तो 1 साल में कितना ब्याज बन रहा था, 1 साल में ब्याज बन रहा था 5%, यानी कि 53 × 5। ओके, इतना ब्याज बन रहा था, तो इतना ब्याज कितने साल में बना, तो देखो भैया ये देखना है इतना ब्याज कितने साल में बना, अगर 1 साल में इतना ब्याज बन रहा था, 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज इसमें कितनी बार आया उससे पता चल जाएगा कितने साल तक काम चला है ये। 1 साल में इतना बनना था, टोटल इतना बन चुका है, ठीक है, कितने पर कटेगा, ये 3 पर कट रहा है, और 5 दूनी तो 3 दूनी 6, ठीक। चलो भाई गुलाबी यूज करते हैं, फिर से टाइम निकालना है। तो 5% रेट है, टोटल ब्याज कितना बन गया है, टोटल ब्याज बन गया भाई 1200, तो 1200 टोटल ब्याज बन गया, हर साल में कितना बन रहा था, इसका 5%, तो इसका 10% है 360, 5% है 180, या फिर 36 × 5, कैसे भी कर लो। तो 12 3 36, 5 से काट दिया मैंने 20 पर, 20/3 यानी कि 62/3%, ठीक है। तो रेट जो है, रेट % जो है वो टाइम के बराबर है, ओके जनाब, और इंटरेस्ट जो है वो 360 है। तो मैंने आपको बताया कि ब्याज कितने % बनता है, अगर आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज में कितना है, तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेट 10% है और टाइम 3 साल है तो ब्याज 30% बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेट कितनी है, टाइम कितने है, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें यही निकालनी है। ब्याज बना है 360, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ब्याज कितने % बना है, तो ब्याज बना है 360 बटे में
इसका कितने परसेंट है, इसका, तो इसका 1% कितना है, इसका 1% तो है 10, 2 के बाद पॉइंट लगाऊंगा 10, तो 1% इसमें कितनी बार आ रहा है ये वो देख लेता हूँ, 36 बार आ रहा है, तो ब्याज बना 36%, 360 जो हो 36% है। और ब्याज कितने परसेंट बनता है वो आता है R इंटू टी, R इंटू टी। तो R और T का जो प्रोडक्ट है वो 36 है, और वो बोल रहा है ये दोनों बराबर हैं, या तो आप X और X मान लो, X इंटू X, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, या डायरेक्टली दिख रहा है अगर दोनों बराबर हैं तो 6 और 6, 6 के 36। क्लियर। एक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मैंने इस टेबल के अंदर कन्वर्ट करके रखा हुआ है, ये सारे एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, स्टेटमेंट में आएंगे, ताकि अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाए। नेक्स्ट, रेट जो है वो टाइम का 2 गुना है, ठीक है। यहाँ पर ब्याज कितना बना हुआ है, 432 है, वो कितने प्रतिशत है अभी देख लेते हैं। ब्याज कितने परसेंट बना है, ब्याज बना है, इसका 1% है 24, इसमें जितनी बार भी 24 आएगा, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है कितनी बार आ रहा है, ब्याज इतने परसेंट बन रहा है, और ब्याज कितने परसेंट बनता है, ब्याज बनता है रेट इंटू टाइम परसेंट, इतने परसेंट। इन्होंने बताया है रेट जो है वो टाइम की 2 गुना है, तो टाइम अगर x है तो रेट 2x है, ठीक। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो जी देखते हैं। 24 से कटेगा ये, 24 से कम 8 12 से काट लेते हैं, 12 3 36, 13 में से 6 गए 7, 12 6 72, 12 दूनी 2 से काटूंगा, और एक ये 2 से काटूंगा तो 4 से काट देता हूँ 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 3, तो टाइम जो है वो 3 हो गया, और रेट जो है उसकी डबल है, यानी कि 6 होगी, 6% होगी। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, चीज़ों को समझते रहो जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज बिल्कुल बेसिक मैं बिल्ड कर रहा हूँ, तो आप भी सोचते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, रुक रुक के सोचते रहो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो, और समझ में आए तो बढ़िया, और भले ही समझ में आए स्किप नहीं करना, ठीक। रेट है 12.5%, टाइम है 6, और जो इंटरेस्ट है वो इतना, तो हमने बताना है कि भैया प्रिंसिपल कितना है, तो भाई अगर इतनी रेट है इतना टाइम है तो ब्याज कितने परसेंट लगा ये पता चल जाएगा, हाँ जी सर, तो 12.5 इंटू 6 करो, तो 6 इंटू 12, 12 6 के 72, 6 इंटू हाफ 3, 6 का हाफ 3, तो 6 इंटू 12 72 प्लस 3 75, तो ब्याज बना है 75%, तो ये 75% की वैल्यू है, हमने बतानी है 100% की वैल्यू, तो ये लो 75% की ये वैल्यू है, तो 1% की ये, 100% की है। या फिर आप ऐसे देख सकते थे कि 75% होता है 3/4, ये 3/4 की वैल्यू है, इसको 4/3 टाइम्स करेंगे तो 100% आ जाएगा, ठीक। क्लियर है भाई, यहाँ पर हम उत्तर निकालने में जोर नहीं दे रहे, सिर्फ अपना कंसेप्ट हल्का हल्का वार्म अप कर रहे हैं अपने दिमाग को। नेक्स्ट, मान लो उसने ये भी पूछ लिया, इसके अंदर ये भी पूछ लिया, दोनों बताने की कोशिश करेंगे। तो रेट है इतनी, टाइम है इतना, तो ब्याज कितने परसेंट बना, रेट इंटू टाइम, तो 4 8 32, 4 इंटू हाफ 2, 32 और 2 34, 34% अमाउंट है ये, तो अमाउंट कितना होएगा, अमाउंट होएगा 100 प्लस 34, है ना, अमाउंट कितना होएगा 100 प्लस 34, 34% ब्याज है, तो अमाउंट, तो ये 134% की वैल्यू है, किसका 134%, जो प्रिंसिपल है, जो रुपए उधार लिए थे उसका परसेंटेज होता है सब कुछ, तो 134% की वैल्यू है। अगर इंटरेस्ट पूछता तो मैं बोलता कि 1% की वैल्यू, इंटरेस्ट है 34%, तो मैं 34% की वैल्यू निकाल देता। प्रिंसिपल पूछा है तो हम क्या करेंगे, तो हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे, खत्म। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, बहुत ही ईजी है, डबल प्रचार। ठीक है भाई, ये चीज़ें समझ में आ गई, ये समझ में आ जानी चाहिए आगे बढ़ने से पहले, आपकी जिम्मेवारी है ये, जिस हिसाब से बतानी चाहिए थी मैंने बता दी, अभी आपकी जिम्मेवारी है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार खुद से उसको देख लो या वीडियो को दोबारा देख लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, देखो। और यहाँ पर भी स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे अपने। A sum of rupees 1600 gives a simple interest of 252 in 2 years and 3 months. The rate of interest per annum rate of interest, यानी कि हर साल जो इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट लग रहा है, ठीक है। तो मैं देखूंगा हर साल ब्याज कितने लग रहा है, फिर मैं देखूंगा वो कितना परसेंट है प्रिंसिपल का। तो हर साल ब्याज, ये जो ब्याज लगा है ये लगा है 2 साल और 3 महीने में। 3 महीने का मतलब है
1/4 ईयर्स। ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल का चौथा हिस्सा। क्लियर है भाई? तो टोटल टाइम कितना है? 2 + 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। 9/4 साल में इतना ब्याज लगा, तो एक साल में कितना लगा? तो एक साल में लगा डिवाइडेड बाई 9/4 इतना ब्याज। ये एक साल का ब्याज है। अब ये कितना परसेंट है? किसका? उसका। तो उसके 1% से डिवाइड कर रहा हूँ, पता लग जाएगा 1% इसमें कितनी बार आया है, वो आंसर हो जाएगा। खत्म बात। तो कैसे आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, समझ रहे हो? अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्या कर सकते थे, बट ऐसे करना था। हो सकता है आप ऐसे ही कर रहे हो, बट हमें ऐसे करना है। कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, ये समझ होनी चाहिए। प्रैक्टिकली हम कोई चीज़ें रटन नहीं रहे, प्रैक्टिकली कर रहे हैं ईजिली। अब ये नहीं आपने ये रटना है। अब कई सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना, तो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा ऐसा करना है। एफर्टलेसली आपका ऐसे ही हाथ जाएगा छोटे मेथड पे। ठीक है, चलो तो देखें। 9 से काट देते हैं। 9 दूनी 18, 9 8 72, 4 चौके 4 7, उत्तर ही 7%। आज दिमाग स्लो चल रहा है, इससे पहले वाली वीडियो बनाई तो भी मतलब कैलकुलेशन बीमार सा रखा हूँ मैं, बट अपना काम नहीं रुकेगा है। इतना बीमार भी नहीं हुआ कि हथियार ना उठा पाऊँ। चलो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स इज 1/5। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1/5 है। 1/5 बोले तो उसने फ्रैक्शन में बता दिया कि फ्रैक्शन में कितना है 1/5। तो हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? परसेंटेज 100 गुना होती है फ्रैक्शन के कंपैरिजन में। फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 है, परसेंटेज आउट ऑफ 100 है, 100 गुना है। 100 से गुना किया तो ब्याज 20% है। अगर 20% है, 20% ब्याज लगा है, नेट ब्याज जो है 20% लगा है 2 साल में, तो हर साल 10% ब्याज लग रहा था। तो सालाना रेट क्या है? 10% पर ईयर। बहुत ही ईजी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मेंटली कर सकते हैं, बट हर तरह के क्वेश्चन को टच कराना मुझे चाहिए, मेरी जिम्मेवारी भी है और वो फ़ायदा भी करेगा। ठीक है, ठीक है। चीज़ें छोटे छोटे रूप में मदद करती हैं एग्जाम में हमारी। कौन सी चीज़ कैसे मदद कर दे रिवाइज की हुई टाइम पर, एक स्ट्रक्चर में रिवाइज की हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पता चलता है स्टूडेंट्स को कि एक्सपीरियंस कम होता है आपका। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब ये छोटी सी जो अंडरस्टैंडिंग इन क्वेश्चन के थ्रू दे रहा हूँ ये है, तो बट एक बड़े से क्वेश्चन में ये छोटी सी चीज़ स्ट्राइक हुई और वो बड़ा सा क्वेश्चन आसानी से हो गया। उस बड़े से क्वेश्चन का ये छोटा सा पार्ट है, ये इकलौता दे दो तो आप निकाल लो, हो सकता है वो ना निकालो, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा। तो सोच समझ के सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, तो बस मेरे साथ लगे रहो। चलो, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया जी सम के कंपैरिजन में 4/25। तो मैं देख लेता हूँ परसेंटेज में कितना है। 100 से गुणा करूँगा, 25 चौके 100, तो भैया 16% है सिंपल इंटरेस्ट। वो बोल रहा है। और वैसे सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट होता है? रेट इंटू टाइम परसेंट। इनके प्रोडक्ट करने से ही पता लग जाता है कितना परसेंट। तो रेट इंटू टाइम का प्रोडक्ट किया तो 16 आ गया। वो बोल रहा है रेट और टाइम इक्वल है, तो यानी कि रेट भी 4 है और टाइम भी 4 है। आंसर इज सी। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का 1/9 है सिंपल इंटरेस्ट, तो 100 से गुणा कर दो। तो परसेंटेज में कितना है? परसेंटेज में है 100/9%। और परसेंटेज में कितना होता है? R इंटू T%। वो बोल रहा है रेट और टाइम इक्वल है, फिर से बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको भी x मान लूँ, इसको भी x मान लूँ, तो x² इज इक्वल टू 100/9, तो x इज इक्वल टू 10/9, यानी कि रेट भी 10/9, टाइम भी 10/9। x मानने की जरूरत नहीं है, हमें पता है दोनों इक्वल है तो अंडर रूट मारेंगे। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। रेट भी 3/1/3, टाइम भी 3/1/3। अच्छा 10/9 मैंने कर दिया, सॉरी 10/3। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/18 ऑफ द सम। तो सिंपल इंटरेस्ट 1/18 है, तो 1/18 है सम का। तो परसेंटेज में कितना है? परसेंटेज में हो गया भाई, अगर मैं 2 से काट दूँ इसको, चलो ऐसे भी रख लेते हैं, परसेंटेज में हो गया 100/18%। ठीक, आगे उसने क्या बताया है? उसने बताया है नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली डबल द रेट %। वैसे ब्याज हमें पता चलता है कितने परसेंट है, रेट इंटू टाइम करके। वो बोल रहा है टाइम जो हो वो रेट का डबल है। अगर रेट को मैं x मान लूँ और टाइम को 2x मान लूँ, तो ब्याज कितने परसेंट है? इतने परसेंट। ब्याज कितने परसेंट है? इतने परसेंट। इक्वेट कर दिया मैंने है? तो इस 2 को नीचे भेज दे, है ना? ठीक है, इस 2 को हमने नीचे भेज दिया।
ताकि x ले पाएँ, x स्क्वायर है ताकि ये स्क्वायर में हो जाए। 100 का स्क्वायर रूट हो गया जी 10 और 18 दूनी 36, 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6, तो ये आ जाएगा 5/3। देन रेट परसेंट पर एनम, तो रेट टाइम डबल बताया था, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली डबल द रेट, तो सिर्फ रेट पूछा है तो 5/3, तो 1/2/3। अगर टाइम पूछा होता तो डबल कर देते इसका, 10/3 आ जाता, 3 1/3 आ जाता। क्लियर है? At what rate of simple interest per annum the interest on a certain sum of money for 10 years will be 2/5 of the amount। अब की बार उसने क्या बोला है? मिश्र धन अमाउंट। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, ये थोड़ी सी गंदी बात है। इंग्लिश लैंग्वेज में अमाउंट का मतलब होता है कोई सम ऑफ मनी, और उसका मतलब भी क्या है? अमाउंट, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का। मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ, एन अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज़ वॉज गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो अमाउंट है इसका मतलब है कि एक मात्रा, अमाउंट मात्रा। या फिर यहाँ पर जो अमाउंट है इसका क्या मतलब है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2/5 ऑफ द अमाउंट हो गया, मिश्र धन। ठीक है, आपके फ्रिज में जो केक रखा है उसका कितना अमाउंट है? अमाउंट का मतलब मात्रा, दूध का कितना अमाउंट है, मात्रा। तो ये एज ए मात्रा भी यूज हो सकता है कि भैया कितना, तो वो थोड़ा सा केयरफुल स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी है। आपको जब भी थोड़ा सा डाउट हो तो तुरंत हिंदी में कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है, कि कहीं मिश्र धन की बात तो नहीं कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा थोड़ी तो भनक लग रही है, अमाउंट इस तरीके से यूज किया है। फिर भी डाउट हो तो भैया ऐसे कर लेना। तो क्या बता रहा है? एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर्स विल बी 2/5 ऑफ द अमाउंट। अमाउंट का 2/5, वो बोल रहा है जो अमाउंट है उसका 2/5 सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट अगर 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल हो जाएगा 3। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। क्लियर है? ओके जी। तो ब्याज कितना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2 लगा है 3 पर, 2 रुपए का ब्याज लगा है 3 पर। ओके, ये है सिंपल इंटरेस्ट। ये कितने टाइम में है? ये है भाई साहब 10 साल में। तो 1 साल में कितना लगेगा? 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुणा कर देते हैं। 2 रुपए का ब्याज लगा है 3 पर, तो 2/3 इंटू 100, इससे तो आ जाएगी परसेंटेज, लेकिन ये पूरे 10 साल के ब्याज की परसेंटेज आ जाएगी, तो मैंने 10 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो दैट्स इट, उत्तर 20/3, बोले तो 62/3। या फिर आप ऐसे देख सकते थे कि 2 रुपए का ब्याज लगा है 3 पर, तो 2/3 होता है 66.66%, परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये 10 साल की बात है, तो पॉइंट को एक इधर सरका देंगे, 1 साल के लिए 6.66 यानी कि 62/3। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ दिस in a certain time the ratio of a certain principal and the simple interest obtained from it are in the ratio 10:3। कुछ टाइम था उसमें प्रिंसिपल और उससे जो हमें ब्याज मिला उसका रेशियो है 10:3। ओके, एट 10% पर एनम द नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो ब्याज कितना लगा है? 3 रुपए का ब्याज लगा है 10 पर, तो कितना लगा है? 30% का ब्याज लगा है भैया। 3 जो है 10 का कितने परसेंट है? 3/10 इंटू 100, डायरेक्टली दिख रहा है 3/10 30%। और हर साल ब्याज लग रहा था 10%, तो टोटल 3 साल की बात चल रही है। ये मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, लेकिन इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मेंटली करने के हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, स्किप नहीं करने, और ये इजी हो तो भी मेरा सोल्यूशन देखना है। विद ए गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:5 है। तो ब्याज कितना लगा है? ब्याज लगा है 1 रुपए का 4 पर, तो ब्याज कितना लगा है? 25%। 1 रुपए का ब्याज लगा है 4 पर, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो 4 से 5 हो गया। 1 रुपए का ब्याज लगा 4 पर, 1/4 यानी कि 25%। 3 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो हो गया 5:7, यानी कि जो ब्याज है वो हो गया 2/5 पर, यानी कि 40%। तो एक टाइम था जब ब्याज 25% था, कुछ टाइम बाद ब्याज जो है वो 40% हो गया, तो ब्याज कितना एक्स्ट्रा हो गया? ब्याज हो गया 15% एक्स्ट्रा।
कितने साल में? 3 साल में। तो इसका मतलब हर साल 5% ब्याज लग रहा था, और हर साल जितने % ब्याज लगता है उसी को रेट बोलते हैं कि भाई हर साल कितना ब्याज लगेगा? 5% पर ईयर, उसी को रेट बोलते हैं। तो रेट कितनी है? 5%। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से बता दूं कि प्रिंसिपल है, अमाउंट है, कुछ किसी समय की बात है, हमें पता नहीं। जैसे वो हिंदी की बुक में आता था ना, किसी समय की बात है, एक नगर में एक राजा होता था, ऐसे ही किसी समय की बात है। प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट 5 है, 1 रुपये का ब्याज 4 पर। तो उस वक्त ब्याज 25% बना हुआ था टोटल। टाइम बीतता गया, कुछ टाइम के बाद जो ब्याज है वो 40% हो गया, तो जो ब्याज है वो 15% बढ़ गया। और सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल उतना ही बढ़ता रहता है जब तक हम रेट को चेंज ना करें। जो रेट है उतना ही हर साल बढ़ता रहेगा। तो 15% ब्याज बढ़ गया 3 साल में, हर साल 5% बढ़ रहा होगा, और हर साल ब्याज जितना बढ़ रहा है उसी को हम रेट बोलते हैं। कितनी रेट है? 5% पर ईयर। If a sum of money at simple interest becomes 11/8 times in 7.5 years, then it will become 19/12 times in how many years? देखो एक बार, फ्रैक्शन से डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, ये बोल रहा है कि 1 रुपये जो हैं वो 11/8 गुना हो गए, यानी कि 8 से 11 हो गए, तो ब्याज कितना लगा भाई? 8 से अगर 11 हो गए तो ब्याज कितना लगा? 3 का। तो 3/8 ब्याज लगा। जो भी प्रिंसिपल था उसका 3/8 ब्याज लगने में 7.5 साल लग गए। ठीक है, देन इट विल बिकम 9/12 टाइम्स। तो 19/12 होने के लिए, 12 से 19 होने के लिए ब्याज कितना लगेगा? 7 रुपये का 12 पर। तो 7/12 का अगर ब्याज चाहिए तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो गया कि 20 रुपये ब्याज लगा 4 साल के अंदर। ठीक है, तो 40 रुपये ब्याज जो है वो कितने टाइम में लगेगा? आप बोलोगे अच्छा डबल ब्याज चाहिए, तो 4 का डबल 8 साल में लग जाएगा। वही है, ये डायरेक्टली डबल दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा है बस। तो 3/8 ब्याज के लिए इतने साल, तो 1 रुपये ब्याज के लिए 7.5 को मैं लिख रहा हूँ 15/2 डिवाइडेड बाई 3/8 और गुणा में 7/12, खत्म कहानी। ठीक है, तो इसे डरना ही नहीं है। तो 2 चौके 8, 4 ये 12, 3 5 15, 7 5 35/3, यानी कि 11 2/3, 11 साल और 2/3 साल। 2/3 को 12 से गुणा करूंगा तो 11 साल और 8 महीने, 12 से गुणा करूंगा तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, कई बार एक दिन के हिसाब से बता देता है कि 1 दिन का इतना इंटरेस्ट बन रहा है, 2 दिन का इतना इंटरेस्ट बन रहा है, तो इन चीज़ों से डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। और कई बार आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। द प्रिंसिपल विच गिव्स ₹1 इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। तो 1 दिन का 1 रुपये ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो 365 रुपीज़। तो 1 साल का ब्याज है 365 रुपीज़, और रेट कितनी है? रेट है 5%। तो 1 साल में परसेंटेज में ब्याज कितना लग रहा है? 5%। तो ये 5% की वैल्यू है। अगर ये 5% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू क्या होगी? ये 100% की वैल्यू क्या होगी? ये उसने प्रिंसिपली पूछा है, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक, क्लियर है? A sum invested at 10% per annum simple interest grows to 7,000 in 4 years. Okay, the same amount, अब यहाँ पर जो अमाउंट है द सेम अमाउंट, यानी कि वही राशि है ना, तो हमें पता लग रहा है ये वो वाला अमाउंट नहीं है। A sum invested at 10% per annum simple interest grows to 7,000 in 4 years. grows to यानी कि इतने रुपए बन गया, ये अमाउंट है 4 साल में। The same amount at 15% per annum simple interest in 6 years will grow to कितना बन जाएगा? ये मिश्र धन की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है, ये भी अमाउंट है। तो देखो 10% पर एनम के हिसाब से 4 साल में 10 चौके 40, 40% ब्याज लगा होगा। अगर ब्याज 40% है तो अमाउंट 100 + 40 140% है, और ये भी अमाउंट है। इतना ग्रो हो गया, वो सम ग्रो होकर इतना हो गया, तो 140% की वैल्यू हमें पता है। ओके सर, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि 15% के हिसाब से 6 साल में 15 × 90,
90% ब्याज लगने पर अमाउंट हो जाएगा 100 + 90 190। 190% की वैल्यू निकालनी है। अगर 140% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू हो जाएगी ये, और 190% की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है भाई? सिंपल है। 9500, ऑप्शन सी। हर तरह के क्वेश्चन से टच हो जाओगे 50 क्वेश्चन के अंदर ही, सिंपल इंटरेस्ट में, मोर देन एनफ। Nitin borrowed some money at the rate of 6% per annum for the first 3 years, 9% per annum for the next 5 years and 13% per annum for the period beyond 8 years. तो पहले 3 साल के लिए उसने लिए 6% पर एनम पर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज कितना लग गया? पहले 3 साल के लिए 6% पर ईयर के रेट से लिए, तो हर साल में 6% ब्याज लग रहा है, तो 3 साल में 18% ब्याज लग गया होगा। 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल के लिए 9% की रेट से मिले, तो 45% ब्याज लगा होगा। ठीक है, और 8 साल के बियॉन्ड जितना भी पीरियड है उसमें उसका जो ब्याज लगा वो लगा 13% के हिसाब से, तो उसने टोटल लिए 11 साल के लिए। 8 साल के बाद 5 और 3 8, 8 के बाद कितने साल और बच गए? 11 होने में 3 साल और बच गए। अगले 3 साल के लिए 13%, तो 3 13 39%, तो टोटल इतने परसेंट ब्याज बना है उसका। तो देख लें एक बार, 4 और 3 7 और 1 8, 80, 8 और 5 13 और 9 22, 80 और 22 102, 102% ब्याज बना है। और ये बोल रहे हैं कि ब्याज इतना बना है, तो ये कितने गुना है आपको डायरेक्टली दिख रहा है, 102 का 8 गुना। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ये 1% की वैल्यू है, ये 100% की वैल्यू, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? ₹500 was invested at 12% per annum simple interest, okay, and a certain sum of money invested at 10% per annum simple interest. तो समझ नहीं आया यार क्या है? ₹500 was invested at 12% per annum simple interest, ठीक है, and a certain sum of money invested at 10% per annum simple interest. 500 रुपये 12% प्रतिवर्ष की दर से और एक निश्चित राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। अच्छा, ₹500 वाज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इन ए सर्टेन सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट। अच्छा, यहाँ पर वाज गायब हो गया ना, मैं सोच रहा था इस रुपये के साथ आगे क्या किया है, तो बताया नहीं, वाज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ओके जी। इफ द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ द सम्स आफ्टर 4 ईयर्स, तो दोनों सम के ऊपर 4 साल में इतना ब्याज आया, तो ब्याज 2 जगह से आएगा, 2 जगह से आएगा। ठीक है, 4 साल में इतना ब्याज आएगा, तो 1 साल में कितना ब्याज आएगा? 1 साल में ब्याज आएगा इतना। हर साल में 120 रुपये ब्याज चाहिए, दोनों जगह से आएगा। तो एक जगह का ब्याज तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैसे सर? मुझे प्रिंसिपल भी पता है, परसेंटेज भी पता है, तो 500 का 12%, 12 पंजे 60, 1% इंटू 12, एक जगह से ब्याज आया 60, तो दूसरी जगह से ब्याज कितना आएगा? 60, 60 और 60 120, 120 माइनस 60 60। ठीक है, ये तो हो गया 12 इंटू 5। तो दूसरी जगह से हर साल, ये 1 साल की बात कर रहा हूँ, हर साल ब्याज आएगा 60 रुपये, और ये क्या है? हर साल उस जगह से ब्याज आ रहा है 10%, ये उस राशि का 10% है, तो अगर उस राशि का 10% 60 है तो 100% होएगा 100। ठीक, यार एक बार फिर से बता दूं कि 2 जगह इन्वेस्टमेंट कर दी, एक जगह तो 500 रुपये, एक जगह पता नहीं कितने रुपए। ठीक है, और टोटल ब्याज आ रहा है 480 4 साल में, तो हर साल में ब्याज आएगा 480/4, 120 रुपये। अब हर साल में 120 रुपये का ब्याज कमा रहा हूँ, यहाँ से मैं ब्याज कमा रहा हूँ 500 पर 12% के हिसाब से 60 रुपये, तो 120 में से 60 गए 60, यानी कि दूसरी जगह से भी 60 रुपये ब्याज कमा रहा हूँ। अब वहाँ की राशि तो पता नहीं, बट इतना पता है वहाँ से कितने परसेंट ब्याज कमा रहे हैं, 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 60। 100% की वैल्यू 600 रुपये दिए थे वहाँ पर। ठीक, क्लियर है? ए लैंड्स रुपीज़, ये देखो, ये जो अपनी शर्ट है ना, ये थंबनेल के ऊपर इसी की पिक्चर लगती है। कपड़े इजीली ख़राब नहीं होते हैं मेरे, खरीद के ला के आराम से। ये नहीं है कि भाई फालतू में रुपए वेस्ट करने हैं। आपकी इनकम कम हो ज़्यादा हो, 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये की ही रहनी चाहिए। जहाँ पर हमें पता है कि हाँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए अपनी हेल्थ में, अपनी एजुकेशन में, हैं, तो वहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कहाँ पर? जहाँ पर हमारे शौक़ है वहाँ पर।
ठीक है। तो अगर रुपए कम होंगे तो हम कॉम्प्रोमाइज करके जिस जगह इन्वेस्ट करने बनते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और अगर मान लो ये है कि भैया आपने तो इनकम बहुत बढ़िया है, तो भी जहाँ पर ज़रूरी है हम वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, कुछ शौक पर इन्वेस्ट कर लेंगे, बट ये नहीं है कि भाई रुपए की वैल्यू ही भूल जाएं हम। ठीक है, टाइम ऐसे ऐसे चलता रहता है। रिलैक्स होकर आप जिस चीज़ की इज्जत करोगे, आप समय की इज्जत करोगे तो आपके पास समय होगा, समय को वेस्ट नहीं करोगे। पैसे की इज्जत करोगे तो आपके पास पैसा होगा। ठीक है, जिस भी चीज़ की इज्जत करोगे, एजुकेशन की इज्जत करोगे, जिस टाइम पर पढ़ना चाहिए उस टाइम पढ़ोगे तो आपके पास एजुकेशन होगी। ठीक है, चलिए। ए लैंड्स रुपीज 2500 टू बी एंड ए सर्टेन सम टू सी। ए ने 2 बंदों को रुपए दिए, एक बी को दिए एक सी को दिए। बी को दिए 2500 और सी को कुछ रुपए दिए। ठीक है भाई, मैंने 2 बंदों को रुपए दिए। एट द सेम टाइम एट 7% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, 7% ब्याज पर दिए। मैंने 2 बंदों को रुपए दिए, मैं हूँ ए, उससे भी 7% ब्याज लूंगा, उससे भी 7% ब्याज लूंगा। इफ आफ्टर 4 ईयर्स ए ऑल टुगेदर रिसीव्स इतना रुपीज, तो 4 साल में इतने रुपए उसे मिले, तो हर साल कितना ब्याज मिला होगा। पहले तो ये देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 8 32, हर साल 280 रुपये ब्याज मिला होगा। ठीक है जी, हर साल 280 रुपये ब्याज मिला। तो मैंने एक बंदे को तो दिए थे 2500 7% पर। ठीक है, और हाँ अब इसको आप किन्हीं भी 2 तरीकों, मतलब या तो ऐसे निकाल लो, एक बंदे को तो आपने दिए थे 2500 7% पर, तो इसका 7% क्या होगा, 25 7 175। तो उस बंदे से हर साल 175% आ रहे थे, तो 175% घटा दो, पता लग जाएगा दूसरी जगह से कितने आ रहे थे। या फिर आप ऐसे कर लो कि हर साल जो ब्याज आ रहा था वो कितना आ रहा था, वो 7% आ रहा था हर साल। मैंने बी को रुपए दिए, उसको भी 7% पर दिए, सी को रुपए दिए, उसको भी 7% पर दिए। तो बी को जो रुपए दिए वहां से भी 7% आ रहा था, सी को जो रुपए दिए वहां से भी 7% आ रहा था। तो जितने भी रुपए दिए हर एक सारे रुपयों में से 7% ब्याज आ रहा था। तो ये 7% है, जितने भी मैंने रुपए दिए हर साल इतना ब्याज आ रहा है ना दोनों का मिलाकर, तो ये 7% की वैल्यू है। अगर 7% की इतनी वैल्यू है जितने भी मैंने रुपए दिए थे उसकी, तो उसके 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके 100% की वैल्यू होगी 4000, यानी कि टोटल मैंने 4000 रुपये दे रखे हैं। तो उनमें से 2500 तो मैंने बी को दे दिए, तो 4000 माइनस 2500 1500 मैंने सी को दे दिए। इजी इजी क्वेश्चन हैं, बट अंडरस्टैंडिंग उस वे से बन रही है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, एसआई के एंड में आते आते हर लेवल कवर हो जाएगा, हर टाइप कवर हो जाएगा, और रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो जाएगी, सब हो जाएगा। ए लेंट रुपीज 5000 टू बी फॉर 2 ईयर्स एंड रुपीज 3000 टू सी फॉर 4 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बी को 5000 दे दिए 2 साल के लिए, सी को 4000 3000 दे दिए 4 साल के लिए। ठीक है, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड 2200 इन ऑल फ्रॉम बोथ एज इंटरेस्ट। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे दिए। तो देखो आप इसको कैसे कर पाएंगे, सोचो जरा। इसको अलग टाइम के लिए दे दिया, अलग अमाउंट दे दिया, इसको अलग टाइम के लिए दे दिया, अलग अमाउंट दे दिया, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि मैं 200 का 10% निकाल लूँ, या फिर इसको मैं हाफ कर रहा हूँ, 100 का 20% निकाल लूँ, बात एक ही है। या फिर इसको डबल कर दूँ, 400 का 5% निकाल लूँ, बात एक ही है। हो क्या रहा है, मैंने यहाँ से 2 छीन कर इसको दे दिया, इसको हाफ कर दिया तो इसको डबल कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप निकाल रहे हो A% ऑफ B, तो अल्टीमेटली वो A इंटू बी अपॉन 100 होना है, A और B का प्रोडक्ट होना है। जब तक A और B का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, नीचे तो 100 है वो तो बदलने वाला है नहीं, जब तक A और B का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा वैल्यू बदलनी नहीं। या फिर आप ऐसे देख लो कि भैया आधी वैल्यू का जो परसेंटेज निकाल रहे हो, 200 से वैल्यू आधी हो गई, तो आप डबल परसेंटेज निकालोगे तो बात सेम ही है। वैल्यू डबल कर दी तो डबल वैल्यू का इसके कंपैरिजन में 0.5% भी निकाल लें तो टक्कर ले लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे? देखो, इसको मन ही मन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने रेट मान ली R%, तो फर्स्ट केस में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 500 का 2R%। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि 10,000 का, इस 2 को मैंने इधर भेज दिया कि 10,000 का R%। सेकंड केस में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3,000 का 4R%। देखो, या तो 3,000 रुपये 4 साल के लिए दे दो,
या फिर इस 4 को इधर लेकर आओ, 4 थी 12, 12,000 रुपये 1 साल के लिए दे दो, ब्याज बराबर ही मिलेगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से देखें, क्योंकि अपना जो सिंपल इंटरेस्ट होता है फॉर्मूला वाले तरीके से देखें, वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो आर तो सेम है, यहाँ पर बात चल रही है P और T की। अगर P और T का प्रोडक्ट कुल मिलाकर सेम रह रहा है, 3,000 रुपये 4 साल के लिए दे दिए तो भी ये 12,000 बनेगा, 12,000 रुपये 1 साल के लिए दे दिए तो भी ये 12,000 रुपये बनेगा, 6,000 रुपये 2 साल के लिए दे दिए तो भी प्रोडक्ट 12,000 बनेगा, तो ब्याज सेम ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? ओके जनाब, तो 3,000 का 4% ब्याज लगेगा, या फिर आप बोल सकते हो इस 4 को मैं इधर ले आऊं कि 12,000 का R% ब्याज लगेगा दूसरे वाले अमाउंट पर। ओवरऑल जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? अब यहाँ पर कई बच्चे ऐसे देख लेते हैं कि 22,000 का 2R%, ऐसे नहीं करना। ठीक है, इसका भी R%, इसका भी R%, यानी कि जितना भी रुपया पड़ा है सबका R% निकाल रहा हूँ, तो ओवरऑल 22,000 का R% निकाल रहा हूँ, तो ब्याज बनेगा 22,000 का R%। ठीक है, और ब्याज बना है 2,200, तो मैं देखूंगा ये 2,200 जो है ये 22,000 का कितना % है। वैसे तो डायरेक्टली दिख रहा है, हर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिखेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि 2,200 जो ब्याज बना है वो इसका कितना % है, इसके 1% से डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चलता है अच्छा 10% है, तो R की वैल्यू है 10। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मर्फी बोरोड ₹5,000 फ्रॉम जसकिरत एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। एक बंदे ने दूसरे बंदे से रुपए उधार लिए। ही देन एडिड सम मनी टू द बोरोड सम एंड लेंट इट टू बहादुर। तो मर्फी ने क्या किया, देखो मर्फी ने जसकिरत से रुपए लिए और इसने आगे रुपए दे दिए बहादुर को। यहाँ से कितने रुपए लिए इसने? यहाँ से इसने रुपए लिए 5,000। ठीक है, और उसके बाद अपनी तरफ से इसने x रुपए ऐड कर दिए, 5,000 प्लस x, और इसने बहादुर को दे दिए। x रुपए मैंने मान लिया, इसने कुछ रुपए ऐड करके आगे दे दिए। तो यहाँ पर जो इसने रुपए लिए थे ये इसने लिए हैं 5% पर, फिर खुद कुछ रुपए ऐड करके आगे 7% पर दे दिए। तो देखो इसको आगे से 7% ब्याज आएगा, 5,000 का भी 7% आएगा, x का भी 7% आएगा, लेकिन 5,000 का 5% तो इसको आगे लौटाना है, बिकॉज इसने भी रुपए उधार लिए हैं। तो यहाँ से इसको फायदा होएगा 2%, इसको नेट जो फायदा होएगा वो होएगा 2% ऑफ 5,000, क्योंकि आगे से 5,000 का 7% आया, 5% इसने आगे दे दिया, और ये रुपए इसके थे खुद के, यहाँ से कुछ हिस्सा आगे थोड़ी देगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको फायदा होएगा 7%, तो इसका नेट फायदा है 2% ऑफ 5,000 प्लस 7% ऑफ x। 7% अलग वैल्यू का है, 2% अलग वैल्यू का। ठीक है भाई, अब इन्होंने क्या बोला है, उसको ओवरऑल 680 रुपए का फायदा हुआ है। 4 साल की बात कर रहे हैं ना, 4 साल में इतना फायदा हुआ है। और यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं कि 7% पर ईयर, 5% पर ईयर, रेट पर ईयर के हिसाब से चलती है। तो या तो यहां पर 4 गुना करो चीजों को, या फिर इस फायदे को 1 साल पर लेकर आओ। तो 1 साल में फायदा हो रहा है टोटल 170 रुपए, उसको टोटल 170 रुपए फायदा हो रहा है। जो 170 रुपए है वो 2 जगह से होएगा। एक जगह से तो उसको हो रहा है 2%, किसका? 5,000 का। तो 5,000 का 2% कितना हो जाएगा? 100। 5,000 का 1% 50, 50 तो नहीं 100, और टोटल उसको फायदा 170 होना चाहिए। तो भैया ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 70, 170 माइनस 100। तो यहाँ पर जो उसने रुपए दिए उसका 7% जो है वो 70 है, तो परसेंटेज से 10 गुना है ना चीजें। तो 100% से 10 गुना, 100 का 10 गुना 1000, उसने 1000 रुपये ऐड किए थे। उसने कितने रुपए ऐड किए थे? 1000 रुपये ऐड किए थे। ठीक, क्लियर है? कोई भी चीज़ अगर आपको ये लगे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, मुझे सोचने की ज़रूरत है, तो वीडियो को पॉज करके सोच लिया करो। बिल्कुल नॉर्मल सा जेस्चर है ये सोचना। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि मुझे सोचना चाहिए, ये नहीं है कि इसी क्वेश्चन पर आएगा, कभी भी आ सकता है ज़रूरत सोचने की। If the simple interest on a certain sum of money for 15 months at 7.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at 12.5% per annum by this much rupees। इसी क्वेश्चन को सिंपल करता हूँ। अगर 2 साल के लिए 10% के हिसाब से रुपए दिए हमने, ये ज़्यादा हैं अगर इसी रुपए को
3 साल के लिए 2% के हिसाब से देना पड़े तो 15 रुपये ज़्यादा, ऐसे बोलो। तो अगर किसी रुपए को 2 साल के लिए 10% के हिसाब से दोगे तो 20% ब्याज लगेगा। 3 साल के लिए 2% के हिसाब से दोगे तो 6% ब्याज लगेगा। तो ऊपर वाला रुपया कितना ज़्यादा हो गया, 14% ज़्यादा हो गया। और 15 की जगह 1400 मान लो, ठीक है, 1400 ज़्यादा है। तो इसका मतलब 14% की वैल्यू है 1400। तो यही मामला है, बस ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, कोई बड़ी बात है नहीं। क्लियर है? क्योंकि ये भी सेम वैल्यू का परसेंटेज है, ये भी सेम वैल्यू का परसेंटेज है। उसी मनी को 15 महीने के लिए इतने % पर दे दें या फिर 8 महीने के लिए इतने % पर दे दें, तो इतने का फ़र्क आ रहा है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा परसेंटेज में कितने का फ़र्क है, फिर उसको मैं इक्वेट करूंगा रुपया से, ठीक है। चलो जी, तो ब्याज कितने % है उसको हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, टाइम को साल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ब्याज को रेट को परसेंटेज में ही रहने देते हैं, परसेंटेज में ब्याज आ जाएगा। तो टाइम यहाँ पर हो गया 15/12 महीने, तो यहाँ पर टाइम लग रहा है 15/12 और रेट है 15/2, ठीक है। दूसरी जगह टाइम मुझे कितना लग रहा है, मुझे इन दोनों का डिफरेंस ही निकालना है। ये एक्सीड करता है, ये ज़्यादा है। टाइम है 8 महीने, तो 8/12 और रेट है 25/2, ठीक है। काटने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज नीचे 24 और 24 आ रहा है। तो देख लेते हैं भाई कितना बनेगा। तो नीचे बन गया 24, इतने % की बात है ये हो गया 225 और ये हो गया 25 8 200। तो 25/24% का फ़र्क आएगा। 25/24% किसका, जो भी प्रिंसिपल है उसका। तो प्रिंसिपल का 25/24% इतना है, तो प्रिंसिपल का 1% कितना है, 1% है इतना। वैसे तो इसको 65/2 ही कर लेते, 32.5 का डबल क्या है 64 + 1 65/2 है ये, बट चलो अब ठीक है। इसका 1% कितना है 25/24 इतना %। हमने कितना % निकालना है, सम ऑफ मनी 100%, तो दैट्स इट, ठीक। एक के बाद पॉइंट से एक 0 गई, ये 25 से कट ही जाएगा। 25 एकम 25, 25 7 175। दिमाग बहुत स्लो हो रखा आज मेरा बीमारी की वजह से। 7 चौक 28, 80 आएगा एंड में। कहाँ गलती करती हैं भाई, 25 एकम 25, 12 में 5 के 7, तो 25 3 75, 13 होना चाहिए था। मैं स्लो रखा, 4 3 12, 2 और 0 आएगा एंड में। सो दिस विल बी द आंसर, 3 4 120। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन ₹1500 फॉर 3 years इज दिस मच। तो जो डिफरेंस है वो इतना है। देन द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, सोचो एक बार। देखो, मान लो 1500 रुपये हैं, मैंने इनको 5% पर दे दिया और इनको 7% पर दे दिया। तो हर साल जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 2% का आएगा। 2% कितना, 1500 का। तो यानी कि कितने का फ़र्क आएगा, 30 रुपये का फ़र्क आएगा। तो ये जो भी फ़र्क, ये हर साल का फ़र्क है, हर साल का, एवरी ईयर का। तो जो भी फ़र्क आएगा उसके ऊपर यही कहानी एक बार करके देखें। देखो, जो डिफरेंस आया है वो इतना आया है 3 साल में, तो 1 साल में कितना फ़र्क आएगा, 1 साल में फ़र्क आएगा इतना, 1 साल में फ़र्क आएगा इतना। अब 1 साल में जो फ़र्क आएगा वो कितना आता है, परसेंटेज में अगर बात करें तो वो उतना ही आता है जितना रेट के बीच में फ़र्क है। मान लो यहाँ पर 6% पर दिया, यहाँ पर 9% पर दिया, तो 3% का फ़र्क आ जाएगा। तो मैं देखना चाह रहा हूँ ये जो फ़र्क आया है 1 साल में, ये कितना % है इसका, तो रेट में भी उतना ही फ़र्क होएगा। हो सकता है एक जगह 6% ब्याज पर दे रखा हो रुपया, एक जगह रुपया दे रखा है 6% ब्याज पर, एक जगह दे रखा है 6.5% ब्याज पर, तो 0.5% का फ़र्क आ जाएगा। तो मैं यही देख रहा हूँ कितने % का फ़र्क आ रहा है। ये जो फ़र्क आ रहा है ये कितने % है इसका, तो 3 साल में इतने का डिफरेंस आया, 1 साल में डिफरेंस आएगा डिवाइडेड बाई 3 इतने रुपए का। तो ये जो रुपए हैं ये 1500 के कितने % है, तो 1500 का 1% है 15, 15 इसमें कितनी बार आ रहा है, बस। ये टेक्निक भी सीख लो 1% से डिवाइड करने की, कई बार स्ट्राइक नहीं होती स्टूडेंट्स को, मैंने देखी है। तो कितने पर जाएगा ये, 15 नहीं में 135, 0.9, 3 से काटूंगा तो 0.3%। तो आंसर इज ऑप्शन सी। जो फर्क आ रहा है वो 1500 का 0.3% है। तो मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर जो रुपया दिया है वो कितने % पर दिया है, हो सकता है कुछ भी % पर दिया हो, लेकिन दूसरी जगह x 0.3% पर दिया है, इतना पता। हो सकता है 5 और 5.3 हो, 6 और 6.3 हो,
हमें पता नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ फर्क बताया, हम सिर्फ फर्क बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ए सम ऑफ रुपीज 5000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for this much years for this much rate is double। पहले पार्ट पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डबल है जो दूसरे पार्ट पर है उसका। तो पहले पार्ट का टाइम और रेट दे दिया, अब निकाल लोगे ब्याज कितने परसेंट है, निकाल ही लोगे। दूसरे पार्ट पर टाइम और रेट दे दिया तो परसेंटेज में तो निकाल ही लोगे कि ब्याज इतना है। तो पहले पार्ट, फर्स्ट पार्ट को मैंने मान लिया एफ, सेकेंड पार्ट को मैंने मान लिया एस। तो फर्स्ट पार्ट को अगर मैंने एफ मान लिया तो ब्याज कितना लगा, एफ का कितने परसेंट, एफ का ब्याज कितने परसेंट होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट। 5 के 20 और 21/5 गुणा 6 तिये 3 के 18 और 2 20/3। तो एफ का इतने परसेंट इंटू इतने परसेंट, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे पार्ट पर जो ब्याज लगा उसको मैंने एस मान लिया, तो एस का कितने परसेंट ब्याज लगा, 4 दूनी 8 और 3 11/4 इतने परसेंट इंटू 4 इतने परसेंट। यहाँ पर ब्याज लगा एस का इतने परसेंट, यहाँ पर ब्याज लगा एफ का इतने परसेंट। तो जो फर्स्ट पार्ट पर जो ब्याज लगा आया हुआ क्वेश्चन है ये डबल है सेकंड पार्ट पर जो ब्याज लगा उसका। तो सेकंड पार्ट पर जो ब्याज लगा उसको मैंने डबल कर दिया और इक्वेट कर दिया। तो समझ में आ गई बात। ये कुछ इस तरह का मामला है कि 10% ऑफ एफ इज इक्वल टू 20% ऑफ एस। तो मैंने बताया था जब भी ऐसे हो, एक क्वांटिटी का कुछ परसेंट दूसरी क्वांटिटी का कुछ परसेंट के बराबर है, तो आप उन दोनों का रेशियो निकाल सकते हो भाई साहब। यही मामला है, इसी चीज को उसने थोड़ा सा अलग तरीके से बता दिया। चीजें सारी ऐसे ही हैं, एक दूसरे से रिलेटेड ही है। ठीक, तो करें फिर काम, चलो फिर। तो f डिवाइडेड बाई s इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 11 और यहाँ पर हो गया 7 दूनी 14। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो हमें पता लग गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स, तो दोनों पार्ट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, तो दोनों पार्ट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 14 में से 11 गए 3 यूनिट, और दोनों पार्ट्स का सम कितना है 25 यूनिट। तो उसने हमने 5000 रुपये को 2 हिस्सों में बांटा था। तो ये जो 25 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 5000। तो जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो कितने गुना है, दिख ही रहा है 20 गुना है, 25 तो नहीं 50, सॉरी 200 गुना है। तो फिर ये कितना हो जाएगा 200 गुना 600। 25 यूनिट की वैल्यू उतनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है। ये एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है टीयर 2 का है सीजीएल का। अगला भी आया हुआ क्वेश्चन है टीयर 2 का है सीजीएल का। ये 2018 में आया, ये 2020 में आया। देखो एक ही तरह का क्वेश्चन। A sum of this rupees is divided into two parts such that the simple interest on the first part for 7.5 years at 8.1/3% per annum 5/2 गुना है दूसरे सम पर जो ब्याज लगा उसका। तो फर्स्ट पार्ट को मैंने मान लिया एफ, इसके ऊपर ब्याज कितना लगा भाई, कितना परसेंट, इसका कितना परसेंट, 7 दूनी 14 और 1 15/2 गुना 8 3 24 और 1 25, इसका इतने परसेंट। और सेकंड पार्ट पर जो ब्याज लगा वो है एस का, सेकंड पार्ट हमने एस मान लिया 21/4 × 8 इतने परसेंट। तो सेकंड पार्ट पर जो ब्याज लगा उसका 5/2 गुना है फर्स्ट पार्ट वाला ब्याज। तो बस खत्म, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। चलो आप भी करो, मैं भी करता हूँ, देखते हैं कौन जल्दी करता है। भाई 5 ये 15, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 4 दूनी 8, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा। एफ बाई एस इज इक्वल टू 21 दूनी 42 और 25। फर्स्ट पार्ट अगर 42 यूनिट है तो सेकंड पार्ट 25 यूनिट है, तो दोनों का सम कितना है 67 यूनिट है। और उसने पूछा है दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, दोनों का डिफरेंस है 17 यूनिट। ठीक है, 67 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है, 17 यूनिट की वैल्यू उसने पूछ रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमेशा ये नहीं देखना कि कितने गुना हो रहा है, अरे ये तो इतने गुना, क्या मतलब है, चुपचाप काट लो ना यहाँ पे रख के। अल्टीमेटली मतलब इतना ही है कि कितने गुना हो रहा है, बट कई बार ये जो 67 है यहाँ पर तो प्राइम नंबर है, अदरवाइज 68 है, तो आराम से काट पीट के कर लेंगे, इतनी काहे टेंशन लेनी, जल्दबाजी में गलती और हो जाएगी। अब तो 67 के पहाड़े का जो टैलेंट है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं भाई
67 प्राइम है तो 6 8 48 8 7 56, 8 पर तो नहीं जाएगा, 7 पर जाएगा। ठीक है, 6 8 48 मैंने देखा तो 8 7 56, 5 कैरी आएगा, 8 6 48 और 5 53, समझ रहे हो, 8 पर नहीं जाएगा। तो 7 6 42, 420 और 49, 420 और 49, 469। तो ये 500 से कितना कम है, 500 से ये कम है 31, और ये 500 से 2 ज़्यादा 33, तो 335। अब 67 से डिवाइड करूँगा तो 5 पर चला जाएगा, है ना, तो 5 पर चला जाएगा, ये 0 है ही है। एंड में आएगा 5 और 0। एक ही ऑप्शन था, ये काम हम पहले भी कर सकते थे, ये काम हम पहले भी कर सकते थे भैया। 67 से इसको काटूंगा तो ये 5 पर ही जाएगा, 7 5 35, और कोई चॉइस ही नहीं है। जब किसी ओड नंबर से काटते हो हैं तो एक ही चॉइस होती है हमेशा, इवन नंबर से काटते हैं तो 2 चॉइस आती है। ठीक है, ये एक और कंसेप्ट बताऊँ आपको, ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े। जैसे जब ऊपर ओड हो, मैं बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ, जो वैल्यूज़ हमें पता है उनका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ऊपर 27 है और नीचे 9 है, यहाँ पर तो हमें पता है ये ओड है, ये क्या है ओड, तो एक ही चॉइस होगी, ये 3 पर ही जाएगा। मान लो ये 27 नहीं है, ये 207 है, तो मैं बात कर रहा हूँ यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट जो है ये 3 ही होएगा। यहाँ पे तो हमें पता है 23 में 207, तो यूनिट डिजिट 3 ही होएगा। ओड में क्या होएगी, एक चॉइस होएगी बस। अगर वो जाएगा तो यहाँ पर आप बोल दोगे सर अगर ये 277 हो तो आपने तो बोला था 3 पर जाएगा। भाई साहब ये डिवाइड नहीं हो रहा ना, जब हमें पता है कि पक्का डिवाइड होएगा, पॉइंट में कुछ आ नहीं रहा, ये पक्का कटेगा, तो मुझे पता है ये ओड है 7, एक ही चॉइस होगी, 5 आएगा, 5 7 35, यूनिट डिजिट 5 होएगा और एक 0 होएगी, खत्म। ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर इवन हुआ, जैसे बात कर लें इवन में 216 की बात कर लें 24 से, ठीक है, तो यहाँ पर 2 चॉइस होंगी और उन दोनों चॉइस का सम जो है वो 10 होएगा। ठीक है, जैसे एंड में अगर यूनिट डिजिट 6 है तो 4 चौके 16, एक 4 है, इसको 10 में से घटा दो, 10 में से 4 गया 6, एक 6 भी हो सकती है। ये मैंने क्या कर रखा है भैया को एक बार, इवन में अगर ओड पे जाएगा तो होएगी क्या, एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। तो 24 निम्न है, 4 चौके 16, 9 चौके 36, 4 है, एक तो 4 चौके 16 हो गया, एक 9 चौके 36 हो गया। इस कंसेप्ट को बिकॉज ये यूज़ नहीं होता, एक बार चलो आपके सामने यहाँ पर ड्राइव करता हूँ, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर ऊपर अपने पास ओड है, अगर ऊपर अपने पास इवन होएगा तो अगर 18 होएगा और नीचे अगर ओड होएगा तो 12 नहीं में ही मान लेते हैं, अगर 108 होएगा और 9 होएगा तो 9 दूनी 18, 2 और 10 में से 2 गए, 8 9 8 72। ओड में तो ऐसा वाला नहीं है, ये मैंने एक डेवलप किया था एक बार, एक टाइम, ये कंसेप्ट जो है कई दिन हो गए यूज़ नहीं किया, अभी फिर से एक बार डेवलप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन के अंदर अगर ओड हो तो है क्या बात, 24 3 72 हो, मान लो एंड में 2 हो, 4 3 12 और 4 7 28, ओड पर जा रहा है तो भी नहीं है यार, हद है। अगर ऊपर 216 है, 24 निम्न में 216 है, अगर एंड में 6 है, 4 चौके 16, तो 4 पर भी जा सकता है, 24 चौके 96, और ये जा रहा है 9 पर, और 9 और 4 पर। ठीक है, अगर कुछ भी मान लो 108 में 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 9 पर भी 2 निम्न में, और फिर 2 ओके, 9 और 4 13, 9 और 4, ये मैंने 2 और 8 मिला दिया। एक आधा और चेक कर लेते हैं, एक ऐसा कंसेप्ट है, एक मैंने जनरेट करके लिख भी रखा है एक जगह, कोई भी 14 ले लेते हैं, 14 निम्न 36 126, 4 और 6, ये तो वही हो गया यार, 2 और 8 हो गया, तो 2 के साथ अगर मैं 6 ले लूँ, अगर मैं 36 ले लूँ तो 12 3 36 3 और 2 3 और 2 8 16, नहीं बन रहा बात। चलो ठीक है यार, अब इसको भूल जाओ, ठीक है, फिलहाल के लिए भूल जाओ, ये है, इसको मैं लेक्चर के बाद देखूंगा, देन हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो
तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं भाई। ये लो, ये लो। A person had left an amount of rupees 1,20,000 to be divided between his two sons aged 14 years and 12 years such that they got equal amounts when each attains 18 years of age. उसने ये रुपए डिवाइड करके दिए हैं। एक की उम्र है 14 साल, एक की उम्र है 12 साल। जब वो दोनों 18 साल के हो जाएंगे तो उनके जो अमाउंट्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो 14 साल वाले को कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। 12 साल वाले को कितने साल लगेंगे? 6 साल लगेंगे। ठीक है, और उनका अमाउंट इक्वल होएगा। ठीक है, इफ़ द अमाउंट गेट्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, 5% का ब्याज लग रहा है। तो यंगर सन को मैंने मान लिया द यंगर। ठीक है, यंगर को मैंने मान लिया वाई, और ओल्डर को मैंने मान लिया। यंगर को जो रुपए मिले वो मिले वाई, और एल्डर को जो रुपए मिले वो मिले ई। तो यंगर जो है वो 12 साल का है, तो 12 साल का है वो आज। 6 साल बाद उसको जो रुपए मिलेंगे, तो हर साल 5% का ब्याज लग रहा है। तो 6 5 30, 30% का ब्याज लगेगा। आज वो 12 साल का है, 18 साल का जब हो जाएगा तो उसे जो रुपए मिलेंगे, तो 6 साल लगेंगे ऐसा होने में। तो 6 5 30, 30% ब्याज लग जाएगा। लेकिन ब्याज इक्वल नहीं है, अमाउंट इक्वल है, मिश्र धन इक्वल है। तो यंगर की जो राशि हो जाएगी वो हो जाएगी 130% ऑफ जितना भी उसको रुपया मिला उसका। तो यंगर को वाई रुपये मिले मैंने मान लिया था। ठीक है, और एल्डर आज 14 का है, तो उसको लगेंगे 4 साल इतना बड़ा होने में। तो 4 5 20, 20% ब्याज होएगा, तो अमाउंट होएगा 120%। तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा वाई और ई इन दोनों का रेशियो 12:13। ठीक है, इसको 12 रुपये मिले तो इसको 13 रुपये मिले, और टोटल उसने बता रखा है कितने रुपए को उसने बांटा है। तो 12 और 13 25 यूनिट है। द यंगर सन शेयर, तो यंगर सन का शेयर 12 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अगर 25 यूनिट की वैल्यू पता है तो सिंपल। पच्चीस 8 200 का हो गया है हमें। चलो 25 चौके 100, तो 2 दूनी 4 चौके 16, 6 के आगे 2 0, एक में ही है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इफ रुपीज 7700 आर डिवाइडेड अमंग 3 ब्रदर्स अनुज, विजय एंड धीरज। 7700 रुपये को 3 बंदों में बांट दिया इन सच्चे वे। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, इन दोनों बंदों का अमाउंट सेम था। इस क्वेश्चन में क्या है, इनका इंटरेस्ट सेम है। इन रुपयों को 3 बंदों में बांट दिया सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट एट 5% पर एनम आफ्टर 1, 2 and 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली रिमेन्स इक्वल। 1, 2, 3 साल के बाद। तो मैंने मान लिया कि अनुज को जो रुपए मिले वो हैं ए, विजय को जो रुपए मिले वो हैं वी, और धीरज को जो रुपए मिले वो हैं डी। तो अमन वाले रुपए पर 1 साल के लिए 5% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा 5% ऑफ ए। विजय वाले पर 5% के हिसाब से 2 साल में लगेगा 10% ऑफ वी, और धीरज वाले पर 15% ऑफ डी। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, पहले तो इनको काट लेते हैं हम कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बिकॉज हमने सिर्फ इनका रेशियो चाहिए होता है। 5 दिए 15। जब भी ऐसी सिचुएशन मिले कि 3a = 2b = 4c, तो हमने क्या करना है, इन तीनों नंबर को रेशियो प्रोपोर्शन में हम ये करते हैं 3, 2 और 4 इनके एलसीएम से डिवाइड करते हैं। इनका एलसीएम क्या है 12। तो ये होएगा 3 चौके 12, 2 छिक्के 12, 4 तिये 12। तो हमें रेशियो मिल जाता है ए बी और सी का 4:6:3। तो यहाँ पर 1 2 3 है, तो हम डिवाइड कर देंगे 6 से। ठीक है, तो 1 छिक्के 6, 2 तिये 6, 3 दूनी 6। तो ये रेशियो आ गया 6:3:2। अमन, विजय और धीरज का रेशियो है 6:3:2। इसको 6 यूनिट रुपए मिले, तो इसको 3 यूनिट, तो इसको 2 यूनिट। ठीक है, ये रेशियो क्यों आया, अच्छा ये प्रूव करना है। तो = k मान के a/4 = b/6 = c/3 = k। तो a की वैल्यू 4k, b की वैल्यू 6k, c की वैल्यू 3k। ऐसे हो गई। हाँ जी सर, इसको k से इक्वेट करूँ, इसको k से, इसको k से, तो उसके बाद a b c का रेशियो लोगे तो k से k कट जाएगा। प्रूफ भी बता दिया, खुद करके देख लेना। ठीक, द शेयर ऑफ अनुज इज मोर देन दैट ऑफ धीरज भाई। तो अनुज का शेयर धीरज से कितना ज़्यादा है, तो भाई ये 6 यूनिट है, इसके पास 2 यूनिट है, 4 यूनिट ज़्यादा है। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 6 और 3 9 और 2 11, 11 यूनिट की वैल्यू हमें पता है।
11 यूनिट की वैल्यू है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये, 4 यूनिट की वैल्यू ये, तो 2800, ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, the sum of rupees 7930 is divided into 3 parts and given on loan at 5% simple interest to A, B and C for 2, 3 and 4 years। ठीक है, इतने रुपए को 5% सिंपल इंटरेस्ट पर दे दिया 3 बंदों को। ठीक है, इफ द अमाउंट्स ऑफ ऑल द 3 आर इक्वल, अमाउंट्स इक्वल हैं आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ लोन, देन ए रिसीव्ड। ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि ए को ए रुपए मिले, बी को बी, सी को सी। तो ए को 2 साल के लिए दिए 5% पर, तो 5 दूनी 10, तो 10% ब्याज बनेगा, अमाउंट बनेगा 10 + 100 110। तो 110% ऑफ ए इज इक्वल टू, बी को रुपए दिए 3 साल के लिए, 3 × 5 = 15, ये बन जाएगा 115% ऑफ बी इज इक्वल टू 5 × 20, 20% ब्याज सी के लिए, तो 120% अमाउंट, 120% ऑफ सी। काट दें, तो यहां पर हमें मिल जाता है, ध्यान से इस केस को देखिएगा, 22A इज इक्वल टू 23B इज इक्वल टू 24C। तो यहां पर हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 22, 23 एंड 24। तो 22, 23 और 24 का एलसीएम बताओ, हैवी पड़ेगा ना थोड़ा सा लेना, अनकंफर्टेबल हो रहे हो ना आप, तो टेंशन नहीं लेनी। इनके एलसीएम से हम इसलिए डिवाइड करते थे कि छोटे से छोटे नंबर आए, कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए, लेकिन एलसीएम लेने में ही कैलकुलेशन हो रही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, शॉर्टकट ये है कि ए के नीचे आप क्या करोगे, 22 को छोड़कर 23 × 24 लिख दो। ए को रिप्रेजेंट करेगा 23 × 24, बी को रिप्रेजेंट करेगा, बी के साथ जो नंबर है उसको छोड़कर 22 × 24, और सी को रिप्रेजेंट करेगा, सी को के साथ जो नंबर है उसको छोड़कर बाकी के 2 नंबर का प्रोडक्ट 22 × 23। अब इनका रेशो ले दो, जिससे अगर किसी से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, तो 2 से 12, 2 से 11, 2 से 11। अब देख लो ये रेशियो है, अगर निकालने की ज़रूरत पड़े तो। ये क्यों हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इनका एलसीएम ना लूँ, मैं इन तीनों को किसी एक नंबर से तो डिवाइड कर ही सकता हूँ, मेरी मर्जी है, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूँ, तीनों इक्वल है, तीनों को सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ इन तीनों के प्रोडक्ट से। इसी कारण 22 से 22 कट गया, इसी कारण ए के नीचे आया था, इसके साथ वाले नंबर को छोड़कर बाकी 2। तो ये डायरेक्टली अब आप याद कर लोगे, बाकी 2 का प्रोडक्ट। आगे से अगर ऐसी सिचुएशन आई, बी के साथ वाले 23 को छोड़कर बाकी 2 का प्रोडक्ट, सी के साथ वाले को छोड़कर बाकी 2 का प्रोडक्ट। अब अगर काटना है तो काट दो, एलसीएम लेते तो 1 2 कम होता, तो वो कसर हमने यहाँ पर पूरी कर दी, देखो काट पीट के। अब ये कटेंगे भी नहीं। अब ये रेशियो आ गया, रेशियो की ज़रूरत हो तो मल्टीप्लाई कर लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके लिए रेशियो की ज़रूरत नहीं है, हम रेशियो निकालेंगे, फिर 7930 को उस रेशियो में बांटेंगे, मतलब गंदा बन जाएगा क्वेश्चन। और क्या आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है 2015 Tier 2 में। ठीक है, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आएगा तो। उसने पूछा है ए को कितनी राशि मिली, तो वो 23 और 12 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3050 तो है नहीं। अब 23 और 12 का मल्टीपल में कई बच्चे पता है क्या करते हैं, फिर 23 का मल्टीपल चेक करते हैं। भाई 23 का मल्टीपल चेक करना ईजी है या मुश्किल? मुश्किल है। 4 का मल्टीपल चेक करो ना। अगर 12 का मल्टीपल है तो 4 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। पहले ईजी वाले से चेक करो, देखो ये 3 का ही नहीं है, क्या गुंडा बनेगा रे तू, ये भी 3 का नहीं है, 7 और 2 9, देन 6 और 2 8 और 7 15, 8 और 2 10, कोई भी नहीं है 3 का। तो 23 का चेक करने से पहले एटलीस्ट हम 3 का चेक कर लें। ठीक है, तो पहले इजी वाले का चेक करेंगे, उससे एलिमिनेट करेंगे, उनसे बात नहीं बन रही तो मुश्किल वाले का चेक कर लेंगे। ठीक है, 23 के हैं क्या कोई और? एग्जामिनर ने ऐसा गुल खिलाया है कि 23 का कुछ और मिले? नहीं, 23 के भी नहीं है और, बट ठीक है 3 वाले से इजीली बात बन रही है। नेक्स्ट, इतने रुपए इज इन्वेस्टेड इन 3 schemes A, B and C for 5 years, 8 years and 4 years respectively. If these schemes give a simple interest of this, this and this respectively, after completion of each scheme, a person gets amount in this ratio. देखो
इस रुपए को 3 हिस्सों में बांट दिया, एक पर 5 साल, एक पर 8 साल, एक पर 4 साल ब्याज लगा, इतने इतने % की रेट से लगा, और इतने टाइम के बाद जो ब्याज जो अमाउंट था वो इस रेशियो में मिला। पिछले क्वेश्चंस में क्या रहा था, अमाउंट इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। अब की बार उसने इक्वल ना बता के रेशियो बता दिया, तो कंसेप्ट नहीं बदलेगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, वैसे ही काम चलेगा। ठीक है, तो 5 साल के लिए 12% के हिसाब से 12 5 60, 60% ब्याज, अमाउंट हो जाएगा 160। तो 160% ऑफ ए, अगर स्कीम ए में ए रुपया लगाया तो 8 दाई 80, 180% ऑफ बी इज इक्वल टू 12.5 का डबल 25, 25 का डबल 50। ठीक है, 4 गुना करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 150 ऑफ सी। दिस इज इक्वल टू, अब उसने ये नहीं बोला कि ये इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि अगर ए बी और सी, अगर ए बी सी का रेशियो 2:3:4 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मैंने ये नहीं बोला, मैंने इसका उल्टा बोला था कि अगर a/2 b/3 c/4 है तो इसका मतलब ए बी सी का रेशियो है 2:3:4। तो इसका उल्टा भी मान लो, अगर ए बी सी का रेशियो 2:3:4 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो उसने बताया है ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है, इसका रेशियो 3:7:4 है, ऐसे बता रहा है। तो ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, बटे में 3:7:4 लिख देते हैं, खत्म बात। हमने उसका रिवर्स यूज कर लिया ना, जो हमें पता है उसका। वो बोल रहा है कि इसका 160%, इसका 180% और इसका 150% इस रेशियो में है। ठीक है, 3:7:4 रेशियो में है। कब होते हैं इस रेशियो में, जब नीचे ये हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ ए बी सी का रेशियो निकालने में। तो चलिए ऐसे निकालते हैं। तो इन तीनों में 10 को काट देते हैं, परसेंटेज तो खत्म है ही तीनों में। ठीक है, और किसी से कट रहा है, कट रहा 3 से कटेगा, कट रहा, आराम हो रहा है एग्जामिनर भी। अच्छा, इन चीज़ों को मैंने नीचे लाना है, ऊपर नहीं पहुँचाना, नीचे लाना है मैंने, है ना। ठीक है, तो नीचे 3 7 4 है, इसको तो पढ़ा रहने दो, अब ये कट नहीं रहा। अब क्या काम करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 3 7 4 को एक थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। एक, अगर ये ऐसे होता तो मैं इन सब को मल्टीप्लाई कर देता, सॉरी डिवाइड कर देता 16 × 18 × 15 से। तो ए के नीचे आ जाता 18 × 15, बाकी दो का प्रोडक्ट। बी के नीचे 16 × 15, सी के नीचे 16 × 18, ऐसे आ जाता है ना। तो वही काम मैं कर रहा हूँ, ए के साथ जो नंबर है उसको छोड़कर बाकी दो का प्रोडक्ट आ जाएगा नीचे। तो कुल मिला के मैंने वही किया, एक हिसाब से 16 × 18 × 15 से डिवाइड कर दिया, तीनों को काम वही कर दिया है। ठीक है, तो बेसिक पता होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कभी ये कर सकते हैं, कभी ये नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ए के नीचे आ जाएगा 3 तो है ही, 16 के अलावा ये क्या है 18 × 15। ठीक है, बी के नीचे क्या आ जाएगा 7 तो है ही, 18 के अलावा 16 × 15। सी के नीचे आ जाएगा 4 तो है ही, 15 के अलावा 18 × 16। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से बता दूं कि भाई तीनों जगह मैंने डिवाइड कर दिया 16 × 18 × 15 से। 16 से 16 गया, 18 15 रह गया, 18 से 18 गया, 16 15 रह गया, वो कंसेप्ट। ठीक है, अब मैं कुछ काट पीट सकता हूँ क्या, 3 काट सकता हूँ हर जगह से, काट तो सकता हूँ, 2 भी काट सकता हूँ क्या, 2 भी काट सकता हूँ। ठीक है, काटते पीटते हो तो क्या ही कर सकते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, जानबूझ के बनाया हुआ क्वेश्चन है, बट ठीक है, एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है। अगर वो इक्वल ना बताए रेशियो में बता दे तो बिल्कुल रिलेवेंट है, इरिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 3 से काट देते हैं, 3 3 5 15, 3 6 18, उसके बाद 2 है अपने पास, 2 9 18, 2 8 16, 2 दूनी 4। तो क्या बचता है, ए बटे में 15 9 135 इक्वल टू बी बटे में 8 5 40 280 इक्वल टू सी बटे में 6 6 36 दूनी 72, 16 है, 16 6 96 दूनी 96 का डबल हो जाएगा 180 और 12 192। ठीक है, ये है A/B/C का रेशियो। अब उसने क्या पूछा है,
देन फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम सी। तो आप ये देख सकते थे कि स्कीम सी का जो मनी है वो 16 इंटू 32 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी, 32 कहाँ, 64 से डिविजिबल होगा और 3 से भी। तो 3 से डिविजिबल ये है 8 और 8, 8 और 5 13 और 8, ये भी 3 से डिविजिबल है। 12 आउट से वो भी 3 से डिविजिबल है, वो भी 3 से डिविजिबल है। तो आप 16 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक, 8 से भी सारे डिविजिबल हैं। ठीक है, 16 से हैं क्या, मतलब कुल मिलाकर हम चेक कर सकते हैं। अब तो हम एग्जैक्टली निकालेंगे ही। ठीक है भाई, तो टोटल मनी कितना है, इन सब का सम कितना है भाई। हम ये करते हैं, इसको 8 की कमी है ना, तो इस भाई साहब को 8 में दे देता हूँ, यहाँ से 8, तो ये 200 हो गया, ये हो गया 127। तो 200 और 280 480, 480 और 127 था, तो 480 127 में से 100 ले लूँगा, 480 और 100 580, 20 और ले लूँगा 600, 7 और ले लूँगा 607, तो टोटल है 607। तो 607 यूनिट की वैल्यू है उधर वो, तो कितने गुना है, 3 गुना है, देखो सीधा 3 गुना, 6 का 3 गुना, 18 7 का 3 गुना, तो 30 गुना हो गया। तो इसका 30 गुना हो जाएगा, एंड में 6 और 0 आएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, खुद बनाया हुआ क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, तो इसे कर दो भाई, एक बार ट्राई करो, अगर ऐसे ना हो तो फिर मैं आपको हिंट दूंगा उस तरीके से करना। मैं ये मान लेता हूँ कि आपने ट्राई किया और हिंट दे देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो, अगर हो भी गया तो इस हिंट से भी करने की कोशिश करना। ए पर्सन इन्वेस्ट सम ऑफ मनी इन 2 बैंक्स इन दिस रेशियो। उसने मनी इन्वेस्ट कर दिया, एक बैंक में अगर 11 रुपये दिए तो दूसरे में 9 रुपये दे दिए, और उसने बता दिया कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रुपया दिया उसके ऊपर 19% ब्याज लगा, और टोटल जो रुपया है ओवरऑल सारी इन्वेस्टमेंट पर 23.5% उसको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और सेकंड इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट बैंक में जो इन्वेस्टमेंट की और सेकंड बैंक में जो इन्वेस्टमेंट की, उनका रेशियो तो आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया फर्स्ट वाले का रेट दे रखा है, सेकंड वाले का रेट नहीं दे रखा, लेकिन आप फर्स्ट और टोटल का रेशियो निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले का अमाउंट दे रखा है, फर्स्ट वाले की रेट दे रखी है, टोटल का अमाउंट दे रखा है, हाँ जोड़ लोगे तो आ ही जाएगा, और टोटल की रेट दे रखी है। और अगर फर्स्ट और टोटल का हम निकाल पाए तो फर्स्ट और सेकंड का भी निकाल पाए, फिर एक हिसाब से हटा देंगे ना। तो बिकॉज उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो की है और टोटल इन्वेस्टमेंट जो की है, तो इनके सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो में निकाल लूंगा। फर्स्ट तो सिंपल इंटरेस्ट किस पर डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइम कितना है। तो पहले वाले इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल है 11 रुपये, तो टोटल इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल है 20 रुपये, रेशियो है ये, इसका प्रिंसिपल 11 तो इसका 20, तो रेशियो यूज कर सकते हैं क्योंकि मैं रेशियो ही निकाल रहा हूँ। फर्स्ट वाले इन्वेस्टमेंट में 11 रुपये लगाए जिस पर 19% ब्याज आया, तो फर्स्ट वाले का ब्याज क्या है, 11 का 19%। ओवरऑल ब्याज क्या है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 20 रुपये है और उस पर रेट है 23.5, तो 23.5 का डबल कर रहा हूँ मैं, 47/2, 2 ऊपर चला जाएगा ये, तो ये रेशियो आ जाएगा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और टोटल इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट का। ये मत सोचना उन इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा, ये उनके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उनका। ठीक, क्लियर है, पटापिटी मार लें अब, क्या कुछ हो सकता है क्या। चलो 11 इंटू 19 ये हो जाएगा जी 209, और ये हो जाएगा 470। ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल है। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट क्या होएगा, इंटरेस्ट सेकंड इन्वेस्टमेंट पर जो ब्याज लगेगा, तो 10 में से 9 गए 1, 6 में से 0 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 161 रुपये। ठीक, इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन सेकंड इन्वेस्टमेंट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो सेकंड इन्वेस्टमेंट में रिसीव हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1305, 161 यूनिट की। ठीक है, देन फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होएगी। किसी और तरीके से भी कर सकते हैं क्या, इसे तो कर ही सकते हैं। चलो एक और तरीके से ट्राई कर लेंगे, हम ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो उसने बताई है, अगर वैल्यूज हमें अलाउ करेंगी तो। ठीक है, एक बार ये कर लेते हैं। 161 रुपये की इतनी वैल्यू है, तो 161 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू है इतनी। ठीक है, उसने क्या पूछा है, देन फाइंड इज टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
161, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आपको बतानी है तो टोटल इंटरेस्ट पता करो कि पूरी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। और पूरी इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो कितना है, वो हमें पता है कि वो प्रिंसिपल का कितना इंटरेस्ट है। टोटल इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट हमें पता है कितने % है, तो हम वो भी निकाल लेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे 161 यूनिट की वैल्यू पता है, मैं वैल्यू पता करूंगा 470 यूनिट की, कि टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो कितना है, वो है इतना 470 यूनिट। ये पूरी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, यानी कि पूरी जो इन्वेस्टमेंट थी उसका 23.5% है। अगर वो बोलता कि फर्स्ट वाली इन्वेस्टमेंट मुझे पता करो तो मैं फर्स्ट वाले के हिसाब से करता, फर्स्ट वाली का इंटरेस्ट निकालता और बोलता कि फर्स्ट वाली का 19% ही है। ठीक, क्लियर है भाई? तो देन फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, यानी कि ये 23.5% है, 47/2% है, तो 1% की वैल्यू होगी 47/2, ये 1% की वैल्यू है, और 100% की वैल्यू होगी ये। दिस इज योर आंसर। ये भी सेट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इससे बिना वजह डरना नहीं है। ठीक है, कितने पर जा रहे हैं? 5 पर तो जा नहीं रहा ना। 161 7 से कट रहा है ना, तो ये कटेगा 7 से, नहीं कटेगा, 23 से कटेगा। फिर 23 7 23 5 115 1305। 161 गलत कर लिया क्या हमने? 10 में से 9 गए, 1 6 में 4 में से 261 होना था, ये होना था भाई 261। तो कितने पर जाएगा अब? ये हो जाएगा क्या 5 पर? 26 5 130। अब ये चला जाएगा 5 पर, अब ये 5 पर चला गया, इससे कट गया। 5 दूनी 10, ये हो गया 10 के आगे 3 0, तो आंसर इस 10,000, ऑप्शन बी। अब दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। दूसरे तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं इसी सिचुएशन को क्रिएट करूंगा। इसी सिचुएशन को क्रिएट करूंगा। तो उसने इन्वेस्ट किया है मनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में उसने 11 रुपये डाले, जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है उसमें उसने 9 रुपये डाले, तो टोटल उसने 20 रुपये डाले, है ना, ये मामला है। ठीक है, तो ताकि मैं फर्स्ट वाली पर उसको 19% ब्याज मिला है, मैं इसका 19% निकाल पाऊँ, सेकंड वाली का 23.5% निकाल पाऊँ। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि 2100, हालांकि फिर भी इसका 23.5 शायद नहीं, अब तो पॉइंट में नहीं आएगा, और 900। तो यहाँ पर उसे ब्याज मिला है टोटल कितना? 19%। तो इसका 19% कितना हो जाएगा? इसका 1% है 11, तो 11 × 19 209 यूनिट। यहाँ पर उसको ब्याज मिलेगा 23.5 था ना, हाँ 23.5%। तो इसका 1% कितना है? 20, तो 20 × 23.5, तो पॉइंट से ये गया तो ये हो जाएगा 470। तो यहाँ पर उसको कितना ब्याज मिलेगा? वही 261 यूनिट। ठीक है, हमने एग्जैक्टली सेम सिचुएशन क्रिएट कर ली। अब वो ये बोल रहा है इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन सेकंड इन्वेस्टमेंट, तो सेकंड इन्वेस्टमेंट पर जो सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला अच्छे तरीके से हुआ है ना, सेकंड इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ये, इसकी वैल्यू है क्या थी? 1305। ठीक, तो 261 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, तो बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, यानी कि 2000 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगा 1305 डिवाइडेड बाई 261 गुणा में 2000। ये 5 पर जा रहा था, ये इजी है ट्रिक। कई बार क्या होता है, एग्जैक्टली ऐसे काम हमने परसेंटेज में भी किए हैं, तो अंडरस्टैंडिंग सारी सेम चल रही है, हम वही सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं हमारी सिचुएशन की कितनी यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है और कितने यूनिट की वैल्यू उसने पूछ रखी है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, उसके अंदर आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर जाएंगे और एंड में इंस्टॉलमेंट करेंगे दोनों की, SI CI की, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद। सो दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। और अपना जो फीडबैक है वो डेफिनेटली शेयर करना भाई वहाँ पर। अगर परसेंटेज का फीडबैक शेयर नहीं किया है तो वो भी करना, और इस क्लास का फीडबैक भी शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओके बाय।